नमस्कार स्टूडेंट्स। और नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज का टॉपिक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था को लेकर हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ठोस अवस्था की बात करेंगे हम आज, उसके बाद द्रव अवस्था की बात करेंगे और बाद में गैस अवस्था की बात करेंगे। तो ठोस होता क्या है? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। क्या होती है? अवयवी कणों के मध्य जो दूरी है वह न्यूनतम होती है। इसी कारण जो ठोस हैं वह क्या रहेंगे? वह ठोस कठोर रहेंगे। और ठोसों का आकार और आयतन दोनों क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। तो पहला पॉइंट अपने पास हो गया, ठोसों का आकार और आयतन दोनों क्या रहेंगे? दोनों अपने पास निश्चित होंगे, फिक्स्ड होंगे। साइज एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अवयवी कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। अवयवी कण का मतलब क्या है? अवयवी कण का मतलब कि जिनसे मिलकर ठोस बना है। तो अवयवी कणों की दूरी न्यूनतम है। क्या है? अवयवी कणों की दूरी न्यूनतम है, अर्थात अंतराण्विक दूरियां कम से कम होती है। तो अंतराण्विक दूरियां क्या हो जाएगी? अंतराण्विक दूरियां का मतलब है दो अणु के बीच की दूरियां, वह यहाँ पर सबसे कम होगी। क्या होगी? सबसे कम होगी। समझ में आ रही है बात? और तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। तो यहाँ पर जो ठोस के कण हैं वह बहुत पास पास होते हैं। यही कारण है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थात जो आकर्षण बल है, वह ठोसों में क्या होगा? वह सबसे ज़्यादा होगा। इसी कारण ठोस निबिड़ संकुलित होंगे। क्या होंगे? निबिड़ संकुलित होंगे। निबिड़ संकुलित का मतलब है कि जो पैकिंग है वह अच्छी होगी। क्या होगी? पैकिंग अच्छी होगी। निबिड़ संकुलन का गुण पाया जाएगा तो उसमें पैकिंग अच्छी होगी। समझ में आ रही है बात? पैकिंग अच्छी होगी तो बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखेंगे, और उस बल को लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? यहाँ से ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि बाह्य बल लगाने पर भी, बाह्य बल लगाने पर भी, बाह्य बल लगाने पर भी ठोसों का आकार नहीं बदलेगा। ठोसों का आकार अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठोसों का आकार अपरिवर्तित रहेगा। यही कारण है कि ठोस दृढ़ होते हैं, रहेगा, अर्थात ठोस दृढ़ होंगे। क्या होंगे? दृढ़ होंगे, रिजिड होंगे। ठोस क्या होंगे? रिजिड होंगे। और इस अगर बाह्य बल को हटा ले तो क्या होगा? बाह्य बल को हटा लेने पर ठोस आकार नहीं बदलेगा। ठोस टूट सकता है अगर बल ज़्यादा लगाए, लेकिन वह आकार नहीं बदलेगा, अर्थात बिखरेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ठोसों की अगर मैं संपीड्यता की बात करूँ तो संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता होती है दबाने का गुण। तो ठोस आसानी से नहीं दबते हैं, ठोस आसानी से नहीं दबते हैं। ठोसों को आसानी से नहीं दबाया जा सकता। पिताजी क्या? ठोसों को आसानी से नहीं दबाया जा सकता, नहीं दबाया जा सकता, अर्थात ठोस असंपीड़ित होते हैं। ठोस क्या होंगे? असंपीड़ित होंगे। असंपीड़ित का मतलब है कि
इनकम्प्रेसिबल होंगी। क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल होंगे। ठोस क्या होंगे? इनकम्प्रेसिबल होंगे। इनकम्प्रेसिबल होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये ठोसों के बारे में। अब ठोसों के अगर उदाहरणों की चर्चा करें तो ठोसों के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे आपके सामने। अपन अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं, जैसे कोई किताब है, कोई टेबल है, कोई लकड़ी की छड़ है, कोई धातु है, ये सब क्या है? ये सब ठोस हैं। तो उदाहरण हो जाएंगे अपने पास, बुक हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गई और मेटल हो गए। जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है अपने पास? ये सब एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स हैं। अब द्रव अवस्था की बात करेंगे तो ऐसे कंपैरिजन आपको समझना है। इस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए अपने को चीज़ें क्या करनी है? अच्छे से चीज़ों को कवर करनी है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद द्रव अवस्था की बात करेंगे। तो द्रव अवस्था में क्या होगा? द्रव अवस्था में आकार अगर और आयतन की बात करें तो आकार तो निश्चित होगा लेकिन आयतन अनिश्चित होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर 1 लीटर पानी को अगर बोतल में ले तो बोतल की शेप ले लेगा, किसी बीकर में ले तो बीकर की शेप ले लेगा, लेकिन पानी का जो आयतन है वह आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित। मैंने क्या है उल्टा बता दिया आपको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा करेक्शन करना है। वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा बट जो साइज है वह अनफिक्स्ड रहेगी। समझ में आ रही है बात? और अवयवी कणों के मध्य जो दूरियां हैं वह इसके कंपैरिजन में क्या होगी? थोड़ी कम होगी। तो अवयवी कणों की दूरियां, अवयवी कणों के मध्य दूरियां बहुत होती है। इतनी भी नहीं होती लेकिन ठोस की कंपैरिजन में थोड़ी क्या होगी? ठोस की कंपैरिजन में थोड़ी दूरियां क्या होगी? ठोस की कंपैरिजन में दूरियां थोड़ी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ जो आकर्षण बल लगेगा, क्या? अंतर आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों से कम परंतु गैसों से अधिक होगा। गैसों से अधिक होगा। समझ में आ रही है बात? और चौथा जो पॉइंट अपने पास रहेगा कि ठोस और द्रवों में क्या होगा? बहने का गुण पाया जाएगा। द्रव व गैसों में बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण इन्हें फ्लूइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइड का मतलब है तरल। इनको क्या बोलते हैं? तरल, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। और अगर मैं और बात करना चाहूँ संपीड्यता की, तो संपीड्यता क्या हो जाएगी अपने पास? संपीड्यता जो दबाने का गुण है, संपीड्यता ठोसों की तुलना में कम होगी। क्या होगी? ठोसों की तुलना में कम होगी। समझ में आ रही है बात? और उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण जैसे जल हो गया, उदाहरण वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? उदाहरण हो गए किसके? द्रव अवस्था के, लिक्विड स्टेट के। अब गैसीय अवस्था की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था में क्या होगा बेटा जी? गैसीय अवस्था में
अगर मैं बात करना चाहूँ तो गैसीय अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। क्या होंगे? आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। मतलब किसी गैस को अगर कमरे में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वो पूरा आयतन क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। इस वजह से आयतन भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। और अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कण का मतलब है कि जिनसे मिलकर ठोस बना है, अवयवी कणों के मध्य दूरियां सर्वाधिक होती हैं। सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैसीय अवस्था में होगी, क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। और अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें तो अंतराण्विक आकर्षण जो बल हैं वह सबसे न्यूनतम होगा। क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा। इसी कारण क्या होगी? गैसें आराम से स्वतंत्र मूव कर सकती हैं। इसी कारण गैसें क्या कर सकती है? स्वतंत्र मूव कर सकती हैं। तो गैसों में क्या होगा? स्वतंत्र गति करने की क्षमता पाई जाएगी। स्वतंत्र गति करेगी तो गैसों का क्या होगा? मुक्त प्रसरण होगा, फ्री एक्सपांसन होगा। समझ में आ रही है बात? और गैसों में चौथा पॉइंट हो जाएगा अपने पास, गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाएगा? विसरण का गुण पाया जाता है। अब विसरण क्या होता है? दो गैसों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो गैसों का स्वतः मिलना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। समझ में आ रही है? और अगर मैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाऊं, काइनेटिक ऊर्जा को बढ़ाऊं, तो गैसों के अणुओं की गति भी क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के अणु पात्र की दीवार पर अधिक दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अधिक दाब लगाते हैं। समझ में आ गई? तो ये भी क्या हो जाएगा? गैसों का गुण हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा गैसों की संपीड्यता। क्या? गैसों की संपीड्यता सबसे कम होती है। सबसे कम का मतलब यह है कि ठोस और द्रव से बिल्कुल कम होती है। और उदाहरण क्या हो जाएंगे अपने पास? उदाहरण हो जाएंगे वायु हो गई, और जल वाष्प हो गया, और क्या हो गया? अमोनिया गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ये सब किसके उदाहरण हो गए? गैसों के उदाहरण हो गए। तो आज की क्लास में बस हमने क्या किया है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में डिफरेंस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।